नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहे। मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। सपा से नरेंद्र सिंह वर्मा, बसपा से लालजी वर्मा बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना बैठक में शामिल हुई। सुहेलदेव समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर बैठक में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान सभी का सहयोग मांगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी को साथ लेकर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सहमति बनाने के लिए प्रयास जारी है। सुहेलदेव समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर बैठक में शामिल हुए और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान में शांतिपूर्ण तरीके से सत्र को चलाने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अपील की है। इस बैठक के दौरान में खुद सीएम योगी भी मौजूद रहे। तो सत्र के आगाज से पहले सर्वदलीय बैठक आमतौर पर देखिए ये एक रिचुअल है जो कि हमेशा होता है, चाहे संसद के पटल पर मुद्दे आने की बात हो या फिर विधानसभा में जनता के मुद्दे आने की बात हो। ये रिचुअल्स है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और एक हेल्दी चर्चा की जाती है कि इस बार एक बेहतर चर्चा लोगों के मुद्दों पर हो पाए, उसके लिए सहयोग मांगा जाता है विपक्षियों से और विपक्ष भी अपनी बात रखता है। इस सत्र में 16 विधेयक को मंजूरी कराने की तैयारी की जा रही है। यूपी सरकार ने गौवध पर लाया था कठोर सजा का प्रावधान। दंगाइयों की संपत्ति से ही नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान। कोरोना काल में सत्र होने पर अध्यादेश के तौर पर ये लागू। इनमें एमएलए निधि स्थगित करने, मंत्री एमएलए के वेतन में कुछ कटौती, कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाओं को रोकने और कई फैसलों से जुड़े विधेयक जो है वो शामिल हैं। सभी फैसले पिछले विधानमंडल सत्र के बाद कोरोना काल में लिए गए संवैधानिक बाध्यता के तहत इन्हें विधानमंडल की मंजूरी मिलना जरूरी है। विधानसभा और विधान परिषद सत्र में पास कराएगी। इसके बाद इन पर राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद इन्हें अंतिम रूप से लागू माना जाएगा। विधानमंडल से जो विधेयक मंजूर कराए जाएंगे उनमें यूपी लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 है, यूपी आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2020 है, यूपी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन द्वितीय ये विधेयक है जिसमें संशोधन 2020 पास होना है। यूपी राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिलनी है। यूपी औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक 2020 इसको मंजूरी मिलनी है। यूपी कारखाना विवाद संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिलनी है। इसी तरह से यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन विधेयक है 2020 जिसको मंजूरी मिलनी है। कारागार अधिनियम 1894 में संशोधन विधेयक 2020 पर मंजूरी मिलनी है। यूपी मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020, यूपी मंत्री वेतन भत्ता प्रकीर्ण उपबंध संशोधन विधेयक 2020, इस तरह यूपी कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट संशोधन विधेयक 2020, यूपी कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक 2020, यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020, यूपी गौवध निवारण संशोधन विधेयक 2020, यूपी स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन संशोधन विधेयक 2020, यूपी कारागार उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2020। विधानमंडल से ये विधेयक मंजूर कराए जाएंगे। राजेंद्र कुमार स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के हमारे साथ में। राजेंद्र जी, इस बार का सत्र बहुत ही खास है क्योंकि सरकार के जो अहम फैसले रहे उन अहम फैसलों को कानूनी रूप देना है इस बार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर विधानसभा जो अध्यादेश सरकार लाई है पिछले 6 महीनों में उनको कानून में तब्दील करने के लिए विधानसभा सत्र विधेयक के रूप में विधानसभा से पारित कराना जरूरी होता है। और क्योंकि कोरोना के चलते विधानसभा नहीं हो पा रही थी समय से, तो अब जो सत्र बुलाया गया है उसमें इन विधेयकों को पारित कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें ये पारित नहीं कराए गए तो उनको फिर से ये लैप्स हो जाएंगे और उनको फिर से अध्यादेश के रूप में लाना पड़ेगा और फिर से यही प्रोसेस करानी पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा और निजी संपत्ति और वसूली विधेयक है, ये जो इसको अध्यादेश के तौर पे लाए थे, इस अध्यादेश को अब हमको विधेयक के रूप में पारित कराना है, तो इसको सदन में रखना होगा। इस विधेयक में सबसे बड़ी बात यह है कि दंगे में जो संपत्ति का क्षति होती है उसको जो लोग क्षति पहुंचाने वाले होते हैं उनसे वसूली का प्राविधान सरकार ने किया है और साथ में ये भी किया है कि उनकी एक फोटो पोस्टर के रूप में शहर में सार्वजनिक रूप से लगाई जाएगी।
तो अब इस विधेयक को विपक्ष बहुत विरोध कर रहा था। अब वो ये सदन में लाया जाएगा तो इस पर काफी चर्चा भी होगी और इसी तरीके से करीब 16 विधेयक हैं जिनमें गौवध निवारण संशोधन विधेयक भी है। इसमें कुछ संशोधन सरकार ने किए हैं, जो सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से वेतन भत्ते को लेके है और भी मतलब इंडस्ट्री के लेके है, कारखाने में संशोधन का मतलब श्रमिकों के मजदूरी के घंटे घटाए जाने का भी एक विधेयक है। अध्यादेश लाई थी सरकार, उसको विधेयक के रूप में ला रही है। तो इस तरह के तमाम विधेयक हैं जो लाए जाने हैं। अच्छा, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये विधानसभा सत्र जो है कई मामलों में अनोखा होगा। अनोखा इस सेंस में होगा, यहाँ बिल्कुल बदला बदला सा नजारा होगा। विधायक जो यहाँ 403 विधायकों के सदन में है, इनके बैठने की जो जगह थी, कुर्सियां हैं जो, वो 380 ही हैं। अब कोरोना में जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सिस्टम है लागू किया जा रहा है, उसमें विधायक के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी गई है। अच्छा। तो एक सीट पर एक विधायक बैठेगा, दूसरी सीट पर दूसरा विधायक बैठेगा, उन दोनों के बीच में गैप हो गया। उस गैप के चलते जो 403 विधायक हैं, अगर वो सब के सब आ जाएं तो सदन में कहाँ बैठेंगे। अब उसके लिए ये हुआ कि जो सदन में दर्शक आते थे, दर्शक दीर्घा बनी हुई है दो ऊपर नीचे, उनको खाली करा लिया गया। उन दर्शक दीर्घाओं में भी विधायक बैठेंगे। जिस तरह संसद में इंतजामात होंगे उसी तरीके से विधानसभा में इंतजामात होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में थर्ड जेंडर को भी मिलेगा संपत्ति में अधिकार। प्रदेश सरकार ने अधिकार और उत्तराधिकार देने का फैसला किया है। भू खातेदार के परिवार के सदस्य के रूप में शामिल करने का फैसला, समान अधिकार और सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए फैसला लिया गया। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में विधेयक पेश करेगी सरकार। इसी संबंधित असिस्टेंट एडिटर आलोक राय इस पर हमारे साथ हैं। आलोक, अभी तक घर की बेटियों को सिर्फ अधिकार था संपत्ति में, लेकिन अब एक और अहम फैसला सरकार का, ट्रांसजेंडर भी, थर्ड जेंडर भी अब संपत्ति के अधिकृत होंगे। जी देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट डाइट सर्कुलेशन के जरिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको मंजूर की है। और जो कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानमंडल का, उसमें सरकार इस विधेयक को ले जाएगी, पास कराएगी, जिसके बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ताकि कानून बन जाए उत्तर प्रदेश में, कानूनी रूप से इसको मान्यता मिल जाए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फैसला एक बड़ा है, एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बेटियों के अधिकार के बाद अब जो थर्ड जेंडर है यानी जो ट्रांसजेंडर है, उनको भी एक जो है बड़ा अधिकार देने की तैयारी कर ली है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उनको जो संपत्ति में अधिकार मिलेगा, उनको उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा, साथ ही साथ उनको एक समाज में जो है अच्छा माहौल मिलेगा, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा फायदा होगा इस कानून से और जो विधेयक सरकार पास करा रही है खासकर थर्ड जेंडर को लेकर के। कुल मिलाकर देखा जाए सरकार का एक बड़ा और प्रशंसनीय कदम है और सरकार ने जो उठाया है, जिसको जो है कल से जो सत्र शुरू है उसमें ले जाया जाएगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो है संवैधानिक रूप से लागू हो जाएगा। तो सरकार का एक थर्ड जेंडर के प्रति एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी बहुत ही शुक्रिया आपका। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण ने शुरू किया है वाटर लॉगिंग हेल्पलाइन नंबर। प्राधिकरण सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वाटर लॉगिंग की समस्या होने पर हेल्पलाइन पर कॉल करें और कॉल करने पर तुरंत ही समस्या का निस्तारण होगा। 012024239795 012024237995 पर कॉल करके आप शिकायत कर पाएंगे। देखिए, नोएडा में जो बारिश के दिनों में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है वाटर लॉगिंग। अगर आपके इलाके में कहीं भी वाटर लॉगिंग है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और तुरंत टीम पहुंचकर आपकी समस्या का समाधान करेगी। समाजवादी पार्टी की ओर से परशुराम मूर्ति लगाने पर अलीगढ़ पहुंचे एटा के लोकसभा सदस्य राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने कहा, रामलला का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बन रहा है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने 5 अगस्त को किया। इन लोगों के पास अब कुछ और भी कैसा भी
किसी भी चीज का आधार नहीं बचा है, इसलिए ये लोग अब छोटी राजनीति कर रहे हैं। हम मूर्ति लगवाएंगे, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, ब्राह्मणों को रिझाने का काम करेंगे। ये ब्राह्मणों को क्या रिझाएंगे? ब्राह्मण बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको ये लोग क्या रिझाएंगे? देखिए, ऐसा है कि रामलला का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को कर दिया है। इनके पास कोई भी चीज़ किसी तरह का आधार नहीं बचा है, इसीलिए ये छोटी राजनीति कर रहे हैं कि हम सब मूर्तियाँ लगवाएंगे, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, ब्राह्मणों को रिझाने का काम करेंगे। तो ये ब्राह्मणों को क्या रिझाएंगे? ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको क्या रिझाएंगे? और भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगे, अच्छी बात है, ये सभी और भी महापुरुष सबकी मूर्ति लगे, लेकिन इस बीच में मूर्ति का मुद्दा उठाने का कोई औचित्य नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सबकी मूर्ति लगे, भगवान परशुराम की भी लगे। देखिए, निर्णय ये तो मेरे ख्याल से मेरा अपना पर्सनल है कि वो ठीक नहीं है और इसी नहीं है। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला नेत्री को धमकी मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पड़ताल में जुटी हुई है। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए दान किया था चेक, रामलला के लिए रक्षाबंधन पर बनाकर भेजी थी राखी। कट्टरपंथी लोगों ने रूबी आसिफ को धमकी दी है, आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर जान से मारने की धमकी दी है। महिला नेत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। अलीगढ़ रामलला की पूजा करने वाली मुस्लिम महिला को परिवार सहित जलाने की धमकी भरे पोस्टर चिपकाए गए और इस्लाम से खारिज करने की धमकी भी दी जा रही है। इसकी लिखित शिकायत रूबी आसिफ खान ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर थाना देहली गेट पर की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब पुलिस आपकी सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगी। प्रयागराज में पुलिस आम जन को सुरक्षा देने के साथ ही खून भी दे रही है। इस बाबत पुलिस ने वेबसाइट लॉन्च की और वेबसाइट के जरिए पुलिस मित्र परिवार से आम जनता ब्लड ले सकती है। ब्लड की जरूरतमंद पर जो इस वक्त मेहरबानी पुलिस की ओर से की जा रही है, ये वाकई काबिल तारीफ है। अगर ब्लड की जरूरत है तो पुलिस मित्र साइट पर जाकर अपने ब्लड ग्रुप को और जरूरत को बताकर आप ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा के साथ साथ अब स्वास्थ्य भी दे रही है। इस स्वास्थ्य देने की परंपरा प्रयागराज से शुरू हुई है। 12 प्रदेशों में पुलिस मित्र काम कर रही है जो जरूरतमंदों को ब्लड देती है। हमारे साथ आईजी केबी सिंह जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं ये मुहिम किस तरह से शुरू हुई और क्या काम कर रहे हैं आप। स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने एक पुलिस मित्र परिवार की वेबसाइट लॉन्च की है और पुलिस मित्र परिवार का जो गठन हुआ था 3 साल पहले, वो हमारे ऑफिस में आशीष मिश्रा जी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अभी तक 3 वर्षों में 1500 यूनिट से अधिक ब्लड इन्होंने डोनेट किया है इनके ग्रुप ने। और इसमें पुलिस मित्र के जो सदस्य हैं उसमें मुख्य रूप से पुलिसकर्मी तो है ही हैं, साथ में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी हैं, कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने लग करके एक यूनियन बनाया, एक एसोसिएशन बनाया है और ये 12 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और 1500 यूनिट से अधिक ब्लड हम लोग दे चुके हैं। और आज वेबसाइट का उद्घाटन हुआ है जिसका नाम है पुलिस मित्र। पुलिस तो है ये POLICEMITRAA.org। इस पे जाकर के किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है उसको वो भरे, अपना लॉगिन करे, अपनी सूचनाएं दे, अपनी रिक्वायरमेंट दे, वो हमारे पोर्टल पे दिखेगा। उसके बाद हमारे स्वयंसेवक वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन करके फिर उसको ब्लड देने की पूरी जो औपचारिकता है उसकी पूरी करेंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अब इस किसी को आवश्यकता कहीं पे हो हिंदुस्तान में, इवन दुनिया के किसी कोने में कोई भारतीय यदि उसको रक्त की ज़रूरत है, लेकिन हम अभी हमारा लिमिटेशन है, हमारे जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं वहीं पे हम दे पाएंगे। हम विदेश में नहीं कर सकते इस बात को, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अगर हमारे स्वयंसेवक विदेश में भी होंगे तो हम उनको अपनी आपकी सूचनाएं और रिक्वायरमेंट वहाँ भेज सकते हैं और वो ब्लड डोनेशन का कार्य वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक पैन इंडिया, पैन नेशनल काम हो सकता है और बटन क्लिक से। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी तक जो काम मैनुअल और फ़ोन से होता था वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो गया है और ये एक अच्छी शुरुआत है। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। तो जिस तरह से रक्त की ज़रूरत सभी को पड़ती है और तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में होती हैं कि रक्त देने से कमजोरी आएगी, उन भ्रांतियों को दूर करने का भी काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, जो कि एक सराहनीय पहल है। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश में 1,15,227 लोग ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर ही 5,630 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 2,638 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 1,07,768 सैंपल्स की जांच हुई। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए सीएमएस हेड ऑफिस के सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया। डॉक्टर गांधी 4 अगस्त को कोरोना संक्रमण के कारण एसजीपीजीआई में भर्ती हुए थे। वहीं पीजीआई के डॉक्टर का कहना है कि उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। सीएमएस हेड ऑफिस में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रार्थना सीएमएस डॉक्टर फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर भारती गांधी और प्रेसिडेंट प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन की उपस्थिति में आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा का संचालन अरुणा गुप्ता हेड चाइल्ड वेल बीइंग डिपार्टमेंट ने किया था। बीस अगस्त को पीएम मोदी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का अवार्ड की घोषणा करने का फैसला किया है। अवार्ड के लिए देश के 4 शहरों के चुनिंदा लोगों से पीएम बात करेंगे। मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश इनमें शामिल है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का हिस्सा बनी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी सीधी बात करेंगे। वीर स्वयं सहायता समूह की जो सदस्याएं हैं और जो पदाधिकारी हैं उनसे कल पीएम नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं। और क्या बात होगी, हमारे साथ इस समय मौजूद है। नगर निगम से एक ट्रेनिंग दी गई है जिसके बाद ये जो वेस्टेज होते हैं उनसे तमाम तरीके के उपकरण बनाते हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ गीता जी मौजूद हैं। गीता जी, कल पीएम मोदी आपसे बात करने वाले हैं, किस तरीके की क्या बात रहेगी और आपका संगठन किस तरह कार्य कर रहा है? हमारा जहारवीर स्वयं सहायता समूह संगठन है और हमारा समूह ढूंढा विभाग से बना हुआ है। और इस तरह की ट्रेनिंग का हमको हमारे परियोजना अधिकारी ने दी और वहाँ के मैनेजर साहब हैं, उन्होंने हमको सूचना दी कि नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। जब हमने आकर के यहाँ पता किया तो हमको पता चला कि वेस्ट मटेरियल से यहाँ सामान बनाए जा रहे हैं। तो जैसे कि पॉलीथीन है, कूड़े कचड़े से बीना हुआ सामान। किस तरीके के सामान आपने बनाए हैं? ये जैसे कि पॉलीथीन से बना हुआ पायदान है, पुराने कपड़ा, ये पन्नी से बना हुआ टोकरी है, ये पुराने कपड़े से बना हुआ पायदान है, ये पुराने पॉलीथीन से जो कचड़े से बीने जाती है उसको धुल के ये डॉल है। डॉल को कहूँगा कि मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये डॉल है, ये वो कपड़ा है जो वेस्टेज कपड़ा है, उसके बाद उससे बनाई गई है। ट्रेनिंग कपड़े से नहीं है सर, ये पॉलीथीन से है, बैग पॉलीथीन से है। इसको धुल के साफ करके वेस्टेज पॉलीथीन से बनाई गई है। तमाम तरीके के उत्पाद हैं, आप देखेंगे ये पूरा ये जो है आप देखेंगे कि स्टॉल लगाया गया है। नगर निगम के अंदर ही ये स्टॉल है और ये सारे वो उत्पाद हैं जो तैयार किए गए हैं हाथ से। और वेस्टेज जो कपड़ा है, वेस्टेज जो पन्नी है, उससे बनाए हुए ये सारे उत्पाद हैं। हमारे साथ और भी जो है सदस्याएँ मौजूद हैं संगठन की, उनसे बात कर लेते हैं। समूह की सदस्याएँ मौजूद हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, किस तरीके की ट्रेनिंग मिली है और कल क्या बात पीएम मोदी से होने वाली है? खूब बढ़िया बात चल रही है हमारी और कल बात चलेगी उनसे, मोदी जी से। तो हमारा बहुत अच्छा मन है, खुश है खूब सारे मन से। आत्मनिर्भर की बात पीएम मोदी कहते हैं, इसको कहीं ना कहीं इससे जोड़ के देखा जाए कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे और वो सरकार मोदी जी ने हमें रास्ता दिखाया है। और नगर निगम से हमें ट्रेनिंग भी मिली है, हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है, बेची हुई है। सच्चाई तो ये है कि जो कूड़े कचड़े से लोगों ने पेट तो पाले होंगे, लेकिन आजीविका जिस तरह से आज हम जी रहे हैं कूड़े कचड़े से,
उस तरह की आज तक किसी ने नहीं जी होगी। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे इन तस्वीरों को। देखिए ये वो वेस्टेज से बने हुए उत्पाद हैं, इतने सुंदर और आकर्षक हैं, लग रहा है कि बिल्कुल प्रदर्शनी लगी हुई है। ये प्रदर्शनी नगर निगम के हाल में लगाई गई है। आपने देखा हमारे साथ जो सहायता समूह की सदस्याएं थीं, अध्यक्ष थीं, वो मौजूद थीं। कल पीएम मोदी सीधी इनसे बात करने वाले हैं और जो इनके अंदर ये हुनर है, काबिलियत है, ये काबिलियत की ट्रेनिंग नगर निगम द्वारा इनको दी गई है। सहयोगी अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया, फिरोजाबाद।